तो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास वर्मा कुलदीप इंडिया चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और अपन ने आपसे लास्ट वीडियो में 5 क्वेश्चन पूछे थे, तो आइए उनका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था PMMC, तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है। नेक्स्ट अपन ने पूछा था इसका स्केल, तो PMMC का जो स्केल होता है वो कैसा होता है? लीनियर, यानी कि समान। ठीक है। थर्ड पूछा था डैम्पिंग, तो PMMC में कौन सी डैम्पिंग यूज करते हैं? तो इसके लिए अपन जो डैम्पिंग यूज करते हैं वो होती है एडी करंट डैम्पिंग। ठीक है। और बात करें इसके उपयोग की, तो इसका उपयोग अपन DC के लिए करते हैं, DC में करंट वोल्टेज मेजर करने के लिए। ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। CRO का हृदय किसे कहते हैं? तो जो CRO का हृदय, बात करें CRO, तो CRO की फुल फॉर्म क्या होती है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है। और इसका हृदय किसे कहते हैं? CRT, यानी कि कैथोड रे ट्यूब। ठीक है। ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन। बात करें थर्ड क्वेश्चन की, कौन सा डायोड रिवर्स बायस में कार्य करता है? तो रिवर्स बायस में कौन सा डायोड कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीनर डायोड और एवलांच डायोड। ठीक है। ये दोनों डायोड रिवर्स बायस में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर का मान क्या होता है? तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसका रिपल फैक्टर जो होता है वो होता है 1.21। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन था 5S के बारे में। तो 5S, तो इसमें जो फर्स्ट एस होता है, मतलब इसमें 5S का यूज करते हैं अपन। ठीक है। तो कौन कौन से होता है वो, चलो देखते हैं। फर्स्ट, यहाँ पे इसका मतलब होता है शॉर्ट। ठीक है। सेकंड, सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर। ठीक है। और जो थर्ड एस होता है उसका मतलब होता है साइन। ठीक है। और जो फोर्थ एस होता है उसका मतलब होता है स्टैंडराइज। ठीक है, यानी कि मानकीकरण, स्टैंडराइज। ठीक है। और जो लास्ट 5S होता है उसका मतलब होता है सस्टेन। ठीक है। तो ये पाँचों ही आप ध्यान रखना। तो चलो अब आज का पेपर का सॉल्यूशन कर लेते हैं, और उसमें भी मैं आपको लास्ट में 5 क्वेश्चन पूछूंगा, उनके भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ऑप्शन है निम्न स्टार्किंग टॉर्क होता है, मध्यम स्टार्किंग टॉर्क होता है, उच्च स्टार्किंग टॉर्क होता है, या शून्य स्टार्किंग टॉर्क होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बात करें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तो ये 3 फेज की इंडक्शन मोटर है, और इसमें जो रोटर होता है उसमें अपन बाहर से रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, इसमें करंट घट जाती है। बाहर से अपन रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो उसके कारण स्टार्टिंग जो करंट होती है वो घट जाती है, और स्टार्टिंग करंट घटती है यानी कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है। और रेजिस्टेंस टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो भी बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है। और इसका पावर फैक्टर जो होता है वो भी हाई होता है, क्योंकि पावर फैक्टर भी रेजिस्टेंस के डायरेक्ट समानुपाती होता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जिसका पावर फैक्टर भी क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, और इसका आंसर देख सकते हो आप यहाँ से सी। ठीक है। तो जो स्लिप रिंग जो इंडक्शन मोटर होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क और पावर फैक्टर दोनों ही हाई होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMEN प्रणाली का विस्तार क्या है? तो बताइए PMEN, इसका अपन को फुल फॉर्म बताना है। तो बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। ऑप्शन आपके सामने है। परमानेंट मैग्नीफाइड अर्थ न्यूट्रल, प्रोटेक्टिव मल्टीपल अर्थ न्यूट्रल, प्रोटेक्टिव म्यूचुअल अर्थ न्यूट्रल, या परमानेंट म्यूचुअल अर्थ न्यूट्रल, या परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो PMEN, तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्टिव मल्टीपल अर्थ न्यूट्रल, यानी कि B। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक विद्युत परिपथ में के कारण फ्यूज उड़ जाता है और परिपथ बंद हो जाता है। तो बताइए भाई, कोई विद्युत परिपथ है, विद्युत सर्किट में, उसका फ्यूज किसके कारण उड़ जाता है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। अत्यधिक धारा के कारण, अत्यधिक वोल्टेज के कारण, निम्न वोल्टेज के कारण, या उच्च प्रेरकत्व के कारण, या उच्च प्रतिरोध के कारण। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अपन ने देखा होगा आपके घरों में जो फ्यूज रहता है वो किस कारण से उड़ जाता है। बात करें फ्यूज, तो ये तापीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। यानी गर्म होकर पिघल जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। और ये किस किस से प्रोटेक्शन प्रदान करता है अपने को? ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट। और दोनों में क्या होता है? करंट हाई होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि अपन को अत्यधिक करंट से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। और फ्यूज उड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर अभी क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देख लेते हैं,
निम्न में से किन पारेषण लाइनों में कैपेसिटेंस प्रभाव नगण्य होता है? तो बताइए, जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उनमें से कौन सी ट्रांसमिशन लाइनों में कैपेसिटेंस का प्रभाव जो होता है वो नगण्य होता है? ऑप्शन है लंबी पारेषण लाइन, छोटी पारेषण लाइन, मध्य पारेषण लाइन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जो शॉर्ट ट्रांसमिशन जो लाइन होती हैं उनमें कैपेसिटेंस का प्रभाव नगण्य होता है, और कैपेसिटेंस का प्रभाव किस में होता है? लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन लाइनों में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अभी क्या हो जाएगा मेरे पास? बी। ठीक है, वो बात करें फेरेंट इफेक्ट, तो फेरेंट इफेक्ट जो होता है वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइनों में नहीं पाया जाता, वो केवल लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन लाइनों में ही पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि उनमें कैपेसिटेंस होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तापदीप्त लैंप में फिलामेंट किसका बना हुआ होता है? तो बताइए, जो फ्लोरेसेंट लैंप होता है उसमें फिलामेंट जो होता है वो किसका बना रहता है? नाइक्रोम तार का, टंगस्टन तार का, फ्यूज तार, कॉपर का तार या एल्यूमिनियम का तार? तो बताइए फिलामेंट किसका बना होता है? तो जो फ्लोरेसेंट लैंप होते हैं उनका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और उसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, मोटर में स्टार्टर का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो बताइए, अपन जो मोटर में स्टार्टर का यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं? ऑप्शन आपको सामने है, स्टार्टिंग धारा को सीमित करना, मोटर चलने के समय की गणना आरंभ करना, या उच्च स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न करना, या मोटर को तुरंत पूरी चाल प्रदान करना, या इनपुट धारा में वृद्धि करना। तो बताइए स्टार्टर का अपन उपयोग क्यों करते हैं? तो बात करें स्टार्टर, तो स्टार्टर क्या करता है? तो मोटर स्टार्टिंग में बहुत हाई करंट लेती है। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो स्टार्टर जो होता है उस स्टार्टिंग में जो मोटर होती है बहुत हाई करंट लेती है, तो उस करंट को सीमित करने का कार्य कौन करता है? स्टार्टर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। मोटर स्टार्टिंग में हाई करंट क्यों लेती है? तो इसके दो रीजन होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ जीरो होता है और दूसरा आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए मोटर स्टार्टिंग में बहुत हाई करंट लेते हैं, इसलिए अपन स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्टार्टर क्या होता है? एक तरह का एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जो अपन उस कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसकी सहायता से अपन करंट को सीमित करते हैं। तो इसका राइट आंसर अभी ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अल्टरनेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बताइए अल्टरनेटर जो होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, लेंज का नियम, न्यूटन का नियम, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम? तो बताइए अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, तो अल्टरनेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, उपयोग करके थायरिस्टर को क्षणिक वोल्ट से सुरक्षित किया जा सकता है? तो बताइए क्षणिक वोल्टेज से सुरक्षित करने के लिए थायरिस्टर में अपन किसका उपयोग करते हैं? ए वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस, फ्यूज, हीट सिंक, स्नबर परिपथ, या इंडक्टर को समांतर क्रम में संयोजित? तो बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नबर परिपथ। ठीक है, अपन जो थायरिस्टर को क्षणिक वोल्टेज से सुरक्षित करने के लिए स्नबर परिपथ का उपयोग करते हैं। ठीक है, बात करें स्नबर सर्किट, इसमें क्या होता है? तो इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है, जो कैपेसिटर है वो क्या करता है? वोल्टेज परिवर्तनों का विरोध करता है, और स्नबर सर्किट में एक इंडक्टर भी लगा हुआ होता है जो करंट में परिवर्तनों का विरोध करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी अपने पास डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, डीसी शंट मोटर में फील्ड धारा कम होने पर मोटर की चाल? तो बताइए वो शंट मोटर है और अपन ने उसकी फील्ड धारा कम कर दिया तो उसकी स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समान रहेगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, या शून्य हो जाएगी? तो बताइए भाई, अपने को पता है स्पीड जो होती है वो बैक ईएमएफ तो समानुपाती होती है और फील्ड फ्लक्स से व्यतिक्रमानुपाती होती है। अगर फील्ड धारा को अपन कम करेंगे तो फील्ड फ्लक्स भी कम होगा अपने पास, और फील्ड फ्लक्स कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि बढ़ती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एसीआर में के दौरान अधिकतम विद्युत हानि होती है? तो बताइए एसीआर में कब जो है हानि अधिकतम होती है? ए विलंब समय, बी उत्थान समय, सी प्रसार समय, धारण समय, या फिर सभी? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बात करें एसीआर, तो एसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है,
और ACR में जो होती हैं 4 लेयर होती हैं, ठीक है। ये इस तरह से इसमें 4 लेयर होती हैं, P, N, P और N, ठीक है। ये इस तरह से इसमें 4 लेयर होती है। और जंक्शन कितने होते हैं इसमें? 3, J1, J2 और J3, ठीक है। इसमें 3 जंक्शन होते हैं। बात करें टर्मिनल की, तो टर्मिनल कितने होते हैं इसमें? 3 टर्मिनल होते हैं और इसका सिंबल इस तरह से होता है, ठीक है। ये यहाँ पर एनोड हो गया, यहाँ पर कैथोड हो गया और यहाँ पर गेट, ठीक है। तो ये सभी आप ध्यान रखना। अभी अपन क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ACR में अधिकतम विद्युत हानि कब होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्थान समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चल रही ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति में ऊर्जा होगी, तो बताइए। कोई ट्रेन है, उसमें व्यक्ति बैठा हुआ है और ट्रेन चल रही है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिक, गतिज, विद्युत या रासायनिक? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो उस व्यक्ति में स्थितिक और गतिज दोनों ऊर्जा होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ऐसी सिस्टम में स्किन इफेक्ट किस पर निर्भर करता है? तो बताइए, जो स्किन इफेक्ट होता है वो किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन आपके सामने है। बात करें स्किन इफेक्ट क्या होता है, तो स्किन इफेक्ट में ऐसी करंट जो होती है वो सतह पर अधिक प्रवाहित होती है, जबकि केंद्रीय भाग में बहुत ही कम प्रवाहित होती है। इसे क्या कहते हैं? स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट ओनली AC में होता है, DC में नहीं होता, ठीक है। तो अभी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्किन इफेक्ट किस किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन चालक का आकार, पदार्थ का प्रकार, चालकों के व्यास, परिचालन आवृत्ति। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। जो स्किन इफेक्ट जो होता है इन सभी कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P टाइप के अर्धचालक में अधिकांश वाहक कैसे होते हैं? तो बताइए। जो P टाइप जो अर्धचालक होते हैं उनमें जो मेजोरिटी कैरियर है वो क्या होते हैं? छिद्र, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स या कैपेसिटर्स? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जो P टाइप जो अर्धचालक होता है उसमें मेजोरिटी वाहक यानी कि अधिकांश वाहक जो होते हैं वो होल्स होते हैं। अगर बात करें N टाइप की, तो उसमें क्या होते हैं फिर? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ध्यान रखना। और अगर P टाइप में ये पूछता माइनॉरिटी वाहक, तो वो इलेक्ट्रॉन हो जाते फिर, ठीक है। और इसी तरह अगर N टाइप में अपन से पूछे बहुसंख्यक वाहक, तब तो इलेक्ट्रॉन करना है। और अल्पसंख्यक वाहक पूछे तो फिर होल्स करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किरचॉफ का लूप का नियम किसके संरक्षण के आधार पर है? तो बताइए। जो किरचॉफ का जो लूप का नियम है वो किसके संरक्षण के आधार पर है? ऑप्शन है आवेश, ऊर्जा, संवेग, आवेग या साइन इनपुट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बात करें लूप, तो लूप का नियम या फिर मेश का नियम, ये दोनों क्या होते हैं? वोल्टेज नियम होता है। किरचॉफ का वोल्टेज नियम को मेश का नियम या लूप का नियम बोलते हैं, ठीक है। और किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या होता है? तो इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में कुल वोल्टेज ड्रॉप स्रोत वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है। और जो ये वोल्टेज नियम होता है ये किसके संरक्षण पर आधारित होता है? ये होता है ऊर्जा संरक्षण पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बात करें किरचॉफ के करंट नियम की, तो वह आवेश संरक्षण के आधार पर कार्य करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वोल्टेज को बढ़ाने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? तो बताइए भाई। वोल्टेज को अपन किसी सहायता से बढ़ा घटा सकते हैं। प्रतिरोध, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, AC मोटर या DC मोटर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वोल्टेज को बढ़ाने वाले डिवाइस, तो वोल्टेज को बढ़ाने वाला तो यही होता है अपने पास, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? C। बात करें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो ये क्या करता है? ये वोल्टेज को घटाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। AC सर्किट की औसत पावर क्या होती है? तो बताइए AC सर्किट की औसत पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने। पावर, तो इसका फॉर्मूला होता है AC सर्किट के लिए VI cos फाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? B। अगर अपन से ये 3 फेज में पूछा होता है AC सर्किट के लिए पावर का फॉर्मूला, तो उसके लिए फिर हो जाता है अपने पास √3 VL IL और cos थीटा, ठीक है। ये 3 फेज के लिए होता है, ठीक है। और ये सिंगल फेज के लिए, ठीक। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। विपरीत पोल हमेशा एक दूसरे को, तो बताइए
कोई दो विपरीत पोल हैं, जैसे अपने पास एक एन पोल है, दूसरा एस पोल है, तो बताइए एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, या समान होते हैं, साझा करते हैं, या वर्ग होते हैं, तो बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकर्षित करते हैं। अगर विपरीत पोल है तो आकर्षित करते हैं, अगर समान पोल है तो फिर प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो अभी अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 200 वोल्ट एसी सिग्नल का अधिकतम मान क्या होगा, तो बताइए। अपने को 200 वोल्ट दे रखा है जो कि आरएमएस वैल्यू है, और अपने को ज्ञात करना है पीक मान यानी कि अधिकतम मान, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसके लिए अपन जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है अपने पास पीक वैल्यू बराबर आरएमएस वैल्यू इंटू √2। ठीक है, और आरएमएस वैल्यू अपने को दे रखा है 200 वोल्ट, और √2 यानी कि 1.414। ठीक है, अगर अपन इसको मल्टीपल करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 311 वोल्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, सी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर किस प्रकार का डिवाइस है। ऑप्शन है घूर्णी, अचल, विद्युत स्थितिक, चुंबकीय, या इनमें से कोई नहीं, तो बताइए ट्रांसफार्मर किस प्रकार का डिवाइस है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें कोई भी भाग जो होता है वो रोटेट करने वाला नहीं होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अचल। तो ट्रांसफार्मर जो है एक स्थिर युक्ति है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर की सहायता से अपन वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और बात करें ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी तो वह लगभग 95 से 98% तक होती है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, इसके कारण इसमें लॉसेस नहीं होते, मतलब बहुत कम होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा वोल्टेज लेवल टाइप ट्रांसफार्मर है, तो बताइए कौन सा ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज लेवल टाइप ट्रांसफार्मर है। आयरन कोर ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, या ऑटो ट्रांसफार्मर, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये वोल्टेज को बढ़ा सकता है। ठीक है, यानी लेवल अप कर सकता है, यानी कि जो वोल्टेज होता है उसको ये बढ़ा सकता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ किस पर निर्भर करता है, तो बताइए जो प्रेरित ईएमएफ होता है वो किस पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन है टर्न की संख्या पर, फ्लक्स पर, तारों की संख्या पर, ब्रशेज की संख्या पर, तो बताइए ईएमएफ किस पर निर्भर करता है। ईएमएफ समीकरण उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर 4.44 फाई एफ और एन। ठीक है, तो बताइए यहाँ से फाई यानी कि फ्लक्स हो गया, ठीक है, एफ फ्रिक्वेंसी, एन टर्न की संख्या, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी होता तो फ्रीक्वेंसी भी हो जाता। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रांसफार्मर की दक्षता किन के बीच होती है, तो ये तो मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर बताया ही था। तो इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो होती है लगभग 90 से 98% तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। डीसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ क्या होता है, तो बताइए डीसी जनरेटर जो ईएमएफ उत्पन्न करता है वो किस प्रकार का होता है। ऑप्शन है गतिज रूप से प्रेरित ईएमएफ, स्थितिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, विद्युत स्थितिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, या चुंबकीय रूप से प्रेरित ईएमएफ, या मैग्नेटोमोटिव बल, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज रूप से प्रेरित ईएमएफ। जो डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो गतिज रूप से प्रेरित ईएमएफ होता है। अब बात करें गतिज रूप से प्रेरित ईएमएफ यानी कि डायनेमिक ईएमएफ, तो ये क्या होता है, यदि चालक या फ्लक्स दोनों में से कोई भी घूम रहा है, दोनों में से कोई भी एक घूम रहा है, तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बात करें स्थितिक रूप से प्रेरित ईएमएफ तो किस में होता है, ट्रांसफार्मर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। कम वोल्टेज और उच्च करंट डीसी मशीनों के लिए किस प्रकार के ब्रिक्स प्रयुक्त किए जाते हैं, तो बताइए। तो वोल्टेज तो कम है और करंट हाई है, तो बताइए वहाँ पर ब्रश जो अपन प्रयुक्त करते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, कार्बन के, तांबा के, एल्यूमिनियम के, पीतल के, या स्टील के, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा यानी कि कॉपर। अगर बात हाई करंट की आती है ना तो फिर वहाँ पे अपन कॉपर के ब्रश यूज़ करते हैं। ठीक है, वरना नॉर्मली तो अपन कार्बन के यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनरेटर का ईएमएफ किस पर निर्भर करता है, तो बताइए। तो जनरेटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो आपको पता होगा जनरेटेड ईएमएफ बराबर क्या होता है, फाई जेड एन पी
60/A, ठीक है। फाई क्या हो जाता है यहाँ पर, फ्लक्स, ठीक है। जेड चालकों की संख्या, एन नंबर ऑफ स्पीड, ठीक है। पी नंबर ऑफ पोल, बात करें ए समांतर पथों की संख्या। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका आंसर, सभी, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीरीज जनरेटर को किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो बताइए। तो सीरीज जो जनरेटर होता है उसको अपन किस रूप में प्रयुक्त करते हैं। ए लाइटनिंग लोड, बी बैटरी चार्जर, सी बूस्टर, डी इन्वर्टर, ई रेक्टिफायर। तो बताइए। जो सीरीज जनरेटर होता है उसे अपन बूस्टर के रूप में यूज लेते हैं, ठीक है। यानी जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उनमें होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करता है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से लैंप का सबसे अच्छा कलर रेंडिंग इंडेक्स होता है, तो बताइए। कौन सा लैंप है जिसका CRI अच्छा होता है। ऑप्शन है एलईडी, फ्लोरोसेंट, इनकैंडिसेंट, उच्च दबाव सोडियम वाष्प या फिर सभी। तो बताइए किसका कलर रेंडिंग इंडेक्स सबसे अच्छा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनकैंडिसेंट। जो इनकैंडिसेंट जो लैंप होता है उसका CRI सबसे अच्छा होता है। बात करें CRI तो ये 0 और 100 के बीच की संख्या के रूप में मापा जाता है, ठीक है। और जो इनकैंडिसेंट जो लैंप होता है तो इसके लिए जो CRI की वैल्यू होती है वो लगभग 95 से और 100 के बीच में होती है, ठीक है। चलो मैं आपको इसकी एक टेबल दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं CRI की टेबल है। तो अपन से पूछा गया है सबसे अच्छा CRI किसका होता है। तो ये देखिए, ये रहा अपने पास इनकैंडिसेंट लैंप, ठीक है। तो इसका जो होता है ये लगभग 90 से ऊपर होता है। और भी देख सकते हैं आप, और भी लैंप दे रखे हैं। सबसे लो किसका होता है, लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का, ठीक है। इसका 0 CRI होता है। तो और भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप हो गया, या फ्लोरोसेंट हो गया, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी कमरे की प्रदीप्ति किस पर निर्भर करती है, तो बताइए। जो अपने पास जो कमरा होता है उसकी प्रदीप्ति किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन है दीवारों का रंग, छत का रंग, या दोनों पर, या प्रयुक्त प्रतिबिंब के प्रकार पर, या वोल्टेज इनपुट पर। तो बताइए किस पर निर्भर करती है प्रदीप्ति। तो भाई कमरे की जो प्रदीप्ति होती है वो दीवारों के रंग और छत के रंग इन दोनों पर निर्भर करती है। यानी कि जो कमरे की दीवारें हैं उसका रंग कौन सा है इस बात पर निर्भर करती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 कैंडल पावर के स्रोत द्वारा उत्सर्जित कुल फ्लक्स कितना होगा। तो बताइए, अपने को कुल फ्लक्स ज्ञात करना है और अपने कैंडल पावर कितना दे रखा है 60। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो कुल फ्लक्स, तो इसके लिए अपन जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो कौन सा होता है, टोटल फ्लक्स बराबर हो जाता है 4 पाई इंटू कैंडल पावर, ठीक है। तो कर लेंगे यहाँ सोल्व। 4 पाई इंटू कैंडल पावर कितना दे रखा है अपने को 60, ठीक है। और पाई की वैल्यू 3.14, अगर 60 मल्टीपल 4 करें कितना हो जाएगा 240 इंटू 3.14, ठीक है। अगर अपन इसको मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा अपने पास लगभग 754.2 ल्यूमन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रकाश का समान वितरण किस पर निर्भर करता है। तो बताइए, तो प्रकाश का समान वितरण किस पर निर्भर करता है। स्थान की ऊंचाई का अनुपात, प्रयुक्त लैंप के प्रकार, या प्रयुक्त रिफ्लेक्टर के प्रकार, या आपूर्ति वोल्टेज, या प्रकाश का रंग। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम बात करें प्रकाश को प्रभावित करने वाले कारकों की, तो उनमें होते हैं स्थान, ऊंचाई का अनुपात, उपयोगिता गुणांक और अवपात गुणांक, ठीक है। तो अभी अपने पास इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थान की ऊंचाई का अनुपात, ठीक है। और भी ध्यान रखना, इसके अलावा जो कारक होते हैं वो होता है उपयोगिता गुणांक और अवपात गुणांक, ठीक है। इन तीनों पर प्रकाश का वितरण जो होता है वो निर्भर करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रेजिस्टेंस हीटिंग ओवन का तापमान का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। तो बताइए, अपने जो तापमान होता है उसको किसकी सहायता से नियंत्रित कर सकते हैं। ए ऑप्शन है थर्मोस्टेट, बी ट्रांसफार्मर, सी वोल्टेज रेगुलेटर, डी रेक्टिफायर, ई थर्मामीटर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अपन तापमान को नियंत्रित करने के लिए जो यूज करते हैं वो क्या होता है, थर्मोस्टेट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओवन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो बताइए, जो ओवन होता है उसका उपयोग अपन क्यों करते हैं। ऑप्शन है धातु की एनीलिंग,
धातु का दृढ़ीकरण, मिट्टी के बर्तन को सुखाना, जड़े हुए तार का एनामल्ड, या सभी के लिए। तो बताइए जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओवन होता है उसका प्रयोग इन सभी के लिए करते हैं। ठीक है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई। और आप इन क्वेश्चनों का आंसर एक बार खुद से करने की कोशिश जरूर कीजिए। ठीक है, अगर आप वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। सामान्य रूप से हीटिंग एलिमेंट में इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग फर्नेस के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो बताइए हीटिंग एलिमेंट के लिए अपन कौन सी सामग्री का उपयोग करते हैं? तांबा, नाइक्रोम, निकेल, कोबाल्ट या एल्यूमिनियम। तो जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो बना रहता है अपने पास नाइक्रोम का। ठीक है, और नाइक्रोम किस किस का मिश्रित रूप है? तो होता है निकिल प्लस क्रोमियम। बात करें निकिल तो निकिल इसमें 80% होता है और क्रोमियम होता है 20%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में तत्व के लिए धातु संरचना की किसके पसंद पर निर्भर करता है? तो बताइए जो इलेक्ट्रिक हीटिंग जो अपन एलिमेंट जो यूज करते हैं तो वो किसकी पसंद पर निर्भर करता है? तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। सामग्री की प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का तापमान गुणांक, मशीनी शक्ति या लागत, या फिर सभी पर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अपन जो धातु यूज लेते हैं तो उसमें ये सभी गुण होने चाहिए। उसकी प्रतिरोधकता अच्छी होनी चाहिए, उसका प्रतिरोध का तापमान गुणांक अच्छा होना चाहिए, और मशीनी शक्ति पर भी अपन विचार करते हैं, और उसकी लागत पर भी विचार करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सामान्य हीटर का एलिमेंट आमतौर पर क्या बना हुआ होता है? तो बताइए जो हीटर का जो एलिमेंट होता है वो कैसा होता है? चतुष्कोणीय, वर्ताकार, त्रिकोणीय, ऊर्ध्वाधर या आयताकार। तो बताइए हीटर का एलिमेंट तो उसका आकार कैसा होता है? तो उसका आकार होता है वर्ताकार। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक इलेक्ट्रिकल आयरन की एकमात्र प्लेट किसकी बनी होती है? तो बताइए इलेक्ट्रिक आयरन की जो प्लेट होती है वो किसकी बनी रहती है? चीनी मिट्टी, कीचड़, कच्चा लोहा, तांबा या इस्पात। तो बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कच्चा लोहा। तो इलेक्ट्रिक आयरन की जो प्लेट होती है वो कच्चा लोहा की बनी रहती है। ठीक है, और आंसर आप इसका देख सकते हो यहाँ से सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक आयरन का एलिमेंट किससे बना होता है? तो बताइए जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है उसका एलिमेंट किसका बना हुआ होता है? ऑप्शन है चीनी मिट्टी, पत्थर मिट्टी, कच्चा लोहा, नाइक्रोम या कीचड़। तो ये तो अपन 2-3 बार देख चुके हैं। अपन एलिमेंट किसका बना रहता है? नाइक्रोम का। और नाइक्रोम किसका मिश्रित रूप है? निकिल प्लस क्रोमियम का। निकिल कितना होता है इसमें? 80%। ठीक है, प्लस क्रोमियम कितना होता है? 20%। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा लकड़ी या प्लास्टिक से बना हुआ होता है? तो बताइए हैंडल, एलिमेंट, लोहे का केस, सोल प्लेट या हीटर। तो बताइए इनमें से क्या है जो लकड़ी या प्लास्टिक का बना हुआ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। हैंडल जो होता है वो अपने पास या तो लकड़ी का होता है या फिर प्लास्टिक का होता है। ठीक है, यानी कि अचालक पदार्थ का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धातु का धनात्मक टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ होता है? तो बताइए धातु का धनात्मक टर्मिनल होता है वो किससे जुड़ा रहता है? ऑप्शन है एनोड, कैथोड, गेट, एमिटर या कलेक्टर। तो बताइए किससे जुड़ा रहता है? तो धनात्मक जो टर्मिनल होता है वो एनोड से जुड़ा रहता है। ठीक है, अगर बात करें ऋणात्मक टर्मिनल की तो वो कैथोड के साथ कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आवेशित सेल में धनात्मक आवेश होता है तो बताइए धनायन होता है, ऋणायन होता है, न्यूक्लियस होता है, या परमाणु होता है, या अणु होता है। तो बताइए तो जो आवेशित सेल होता है उसमें जो धनात्मक आवेश होता है वो क्या होता है? धनायन होता है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगर ये अपन से ऋणात्मक आवेश पूछता तो फिर क्या हो जाता? ऋणायन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्मोकपल एक डिवाइस है जो में परिवर्तित करता है। तो बताइए जो थर्मोकपल होता है वो क्या करता है? ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, या उष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, या गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, या विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। तो बताइए थर्मोकपल जो होता है वो क्या करता है? तो जो थर्मोकपल होता है वो उष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर में निम्न में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो बताइए इलेक्ट्रिक हीटर में जो होता है अपन जो एलिमेंट होता है वो किसका यूज करते हैं? तो ये तो अपन दो तीन बार देख चुके हैं अभी ऊपर।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइक्रोम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं भैया। हीटिंग एलिमेंट का इसी पेपर में कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक उच्च वोल्टेज में पावर ट्रांसमिशन, भाई अपन जो पावर ट्रांसमिशन लाइन होती है उनमें जो पावर ट्रांसफर करते हैं वो हाई वोल्टेज पर क्यों करते हैं, क्या फ़ायदा मिलता है उससे अपन को। कमज़ोर विनिमय प्रदान करता है, अच्छा विनिमय प्रदान करता है, विनिमय को प्रभावित नहीं करेगा, खराब दक्षता प्रदान करता है, या कम वोल्टेज का उत्पादन करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। भाई जो पावर ट्रांसफर होता है वो हाई वोल्टेज पर क्यों करते हैं। तो अपन हाई वोल्टेज पर पावर ट्रांसमिशन इसलिए करते हैं क्योंकि इससे एक तो लॉसेस घट जाते हैं, दूसरा एफिशिएंसी बढ़ती है, और तीसरा कॉपर की सेविंग होती है। तो अभी बताइए अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अभी अपने पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अच्छा विनिमय प्रदान करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संयंत्र में अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। तो बताइए जो कौन सा जो संयंत्र है उसमें पूंजी निवेश की अधिक आवश्यकता होती है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र, डीजल ऊर्जा संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, या सौर ऊर्जा संयंत्र। तो बताइए कौन से पावर प्लांट में अपन को अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्योंकि इसमें रिएक्टर जो होते हैं उनमें बहुत अधिक खर्चा आता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक संधारित्र में 2 शामिल होते हैं। तो बताइए जो संधारित्र होता है उसमें क्या होता है। इंसुलेशन डाइलेक्ट्रिक द्वारा पृथक होता है, या कंडक्टर इंसुलेटर द्वारा पृथक होता है, या सिरेमिक प्लेट और अभ्रक का डिस्क, या रजत लेपित इंसुलेटर, या प्रतिरोध। तो बताइए भाई संधारित्र ये इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसमें बीच में क्या पढ़ते हैं अपन, डाइलेक्ट्रिक, या जो एक इंसुलेटरी होता है। ठीक है, और दोनों तरफ क्या होता है ये कंडक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। कंडक्टर जो होता है वो इंसुलेटर द्वारा पृथक होता है। तो यानी कि ये तो हो गया कंडक्टर, और किसके द्वारा अलग किया हुआ है, तो यहाँ बीच में क्या पढ़ते हैं अपन, इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACSR का विस्तार क्या है। तो बताइए ACSR का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो ACSR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। और एक और होता है CCSR, तो उसके लिए क्या हो जाता है फुल फॉर्म, कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, दोनों ही ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। का उपयोग करके विद्युत शक्ति मापा जा सकता है। तो बताइए तो पावर जो होती है उस किसकी सहायता से अपन मेजर कर सकते हैं। kWh मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर, या मल्टीमीटर। तो बताइए शक्ति का मेजर अपन किसकी सहायता से करते हैं। तो अपन शक्ति को मेजर करते हैं वाट मीटर की सहायता से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। उच्च आवृत्ति एडी करंट हीटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले आपूर्ति आवृत्ति आमतौर पर होती है। तो बताइए एडी करंट हीटिंग के लिए जो अपन फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो कितनी होती है। ऑप्शन है 1 किलो हर्ट्ज से 5 किलो हर्ट्ज, 5 किलो हर्ट्ज से 7 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज से 400 किलो हर्ट्ज, या 5 मेगा हर्ट्ज से 10 मेगा हर्ट्ज, या 20 मेगा हर्ट्ज से 25 मेगा हर्ट्ज। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो एडी करंट के लिए जो अपन फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो होती हैं 10 किलो हर्ट्ज से 400 किलो हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सुरक्षात्मक ग्राउंडिंग के लिए क्या जरूरी है। तो बताइए ऑप्शन आपके सामने है। अर्थ के लिए एक कम प्रतिरोध पथ, साफ संयोजन, या टाइट संयोजन, या ग्राउंडिंग डिवाइस की पर्याप्त विद्युत वाहक क्षमता, या फिर सभी। तो बताइए सुरक्षात्मक ग्राउंडिंग करने के लिए क्या जरूरी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। सुरक्षात्मक ग्राउंडिंग के लिए सभी जरूरी होते हैं। ठीक है भाई, कम प्रतिरोध भी होना चाहिए, संयोजन साफ होने चाहिए, और संयोजन जो होते हैं वो अच्छी तरह से कसे हुए होने चाहिए। ठीक है, और पर्याप्त विद्युत वाहक क्षमता सभी होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा आज फिर से, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। एक 2 पोल लैप वाइंड डीसी मशीन में एक चालक का प्रतिरोध 2 ओम है, और चालक की कुल संख्या 100 है। तो आर्मेचर का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बात करें लैप वाइंडिंग, तो लैप वाइंडिंग में क्या होता है, पोल की संख्या
बराबर होती है समांतर पथों की संख्या के। ठीक है, तो पोल अपने पास कितने हैं? 2, तो समांतर रास्ते कितने हो जाएंगे अपने पास? 2। ठीक है, चलो ये देख लेते हैं। इस तरह से अपने पास ये समांतर रास्ते कितने हो गए? 2। और अपने कुल चालक कितने दे रखे हैं? 100। टोटल चालक अपने पास 100 हैं, रास्ते 2 हो गए, तो कितने कितने चालक हो जाएंगे अपने पास? 50-50 चालक। ठीक है, 50-50 चालक हो गए। अगर बात करें एक चालक का प्रतिरोध कितना है? 2 ओम। ठीक है, अगर एक चालक का प्रतिरोध 2 ओम है तो यहाँ पर 50 चालक हैं, तो इनका प्रतिरोध कितना हो गया अपने पास भाई? ठीक है, ये 50 चालक हैं और एक चालक का प्रतिरोध 2 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 100। ठीक है, इसका भी कितना हो गया? 100। अपन से पूछा गया है कुल प्रतिरोध, तो दोनों क्या हो गए? पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? RT 100/2। तो कितना हो गया यहाँ से? 50 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? C। ठीक है, तो बस ये हो गया, ये अपने पूरे 7 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के 5 क्वेश्चन। तो ये रहे आज के 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, वार्निंग सिंबल का आकार व उसकी पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, फेज टेस्टर का प्रयोग कितने वोल्टेज से अधिक वोल्टेज परीक्षण के लिए नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4, मैलेट किसका बना होता है और उसका उपयोग क्यों करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, ये सिंबल दे रखा है, ये सिंबल किसका है? ठीक है, तो आज के 5 क्वेश्चन ये हैं और आप इन सब का कमेंट बॉक्स में हमको आंसर ज़रूर बताएं। बाकी इनका जो आंसर है वो डिटेल में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।